आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नीट का एप्लीकेशन और बायोटेक वाला पार्ट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो और ये नीट के एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो टैग पॉलीमरेज होता है, पहला क्वेश्चन है कि जो टैग पॉलीमरेज होता है वो एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। पहली बात तो ये एंजाइम यूज़ कहाँ होता है, पीसीआर के अंदर। और पीसीआर हमारे पास क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन है। तो जो टैग होता है वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है। तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका आंसर आ जाएगा कि ऑब्टेन्ड होता है थर्मस एक्वाटिकस से, यानी ए। और ये हॉट स्प्रिंग्स में ज़्यादातर रहता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एंडोन्यूक्लियस इनमें से कौन सा है। हमें पता है कि एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। एंडो मतलब विदिन, जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हिंट सेकंड आ जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं डीएनए को कट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो ब्लंट एंड देता है। तो ब्लंट एंड जो हमारे पास देता है वो पहले तो क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनमें से कुछ तो देते हैं स्टिकी एंड और कुछ देते हैं ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड होता है जो इक्वली कट कर रहा होता है तब प्रोड्यूस होता है, और जब इन अनइक्वल कट हो रहा होता है तो वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से जो ब्लंट एंड देगा वो साल्वन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन कि इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है ना वो होता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, मीडिया डाल देते हैं और फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो जब प्रोडक्ट मिल जाता है तो प्रोडक्ट को फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है। उसको हमें अगर मान लो वो माइक्रोब सेल के अंदर है तो उसको हमें अदर कंटामिनेशन से या माइक्रोब सेल से अलग करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं। बट एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट होगा वो डाउनस्ट्रीम का कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम एक फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को सेम डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं तो ज्वाइन करके हमें क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। लेकिन वो ज्वाइनिंग किसकी हेल्प से होती है, तो वो ज्वाइनिंग होती है लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आता है कि कैसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, फॉरेन जीन जिसको भी हमें क्लोन करवाना होता है वो हम कट करते हैं, वो लेते हैं, आइसोलेट करते हैं। देन हम प्लाज्मिड जो हमारा वेक्टर होता है उसको कट करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, फिर उसके बाद उसे ज्वाइन करना होता है। तो वो ज्वाइनिंग किसकी हेल्प से होती है, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो हम बाद में सेपरेट करते हैं एग्रोज जेल पे, तो उनको कैसे विजुलाइज करेंगे, कौन सी स्टेनिंग हमें करनी होगी। देखो जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई होती है ना वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका काम होता है सिर्फ ट्रैक करना कि कहाँ तक हमारा जो है डीएनए रन किया है जेल के अंदर। पर जो इथीडियम ब्रोमाइड होती है हमारे पास डाई, उससे हम विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में इंटरकैलेट कर जाती है। तो उस तरह से हम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक जीन जिसके एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म सेल्स है या नहीं है, वो कौन सा होगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं या फिर हमारा लैगजेड अल्फा होता है जिसे हम कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस वाले वेक्टर के अंदर फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आता है, क्योंकि अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होंगे तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि किसके अंदर जीन ट्रांसफ़र हुआ है और किस में नहीं हुआ है। इसलिए सेलेक्टेबल मार्कर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है वेक्टर्स में। नेक्स्ट है ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, प्रोब बोलते हैं उसको। मतलब हमारे पास टारगेट होता है, टारगेट के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या होता है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, चाहे वो डीएनए हम यूज़ कर सकते हैं चाहे वो हम आरएनए। वो सिंगल स्ट्रैंड होता है और वो रेडियो लेबल्ड होता है या फिर वो फ्लोरोसेंट लेबल्ड होता है। वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसलिए वो जा कर के टारगेट के साथ बाइंड करेगा और फिर हम बाद में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ज़्यादातर ये ब्लॉटिंग वाले मेथड्स में यूज़ किए जाते हैं प्रॉब जो होते हैं। तो अगर न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड का है और वो उसको हमने अटैक कर दिया है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, तो उसको बोला जाएगा प्रॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमारा इको आर1 है, तो को का मतलब यहाँ पे क्या है, CO।
हमें पता है जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मतलब नाम देते हैं तो उसमें हम पहले जीनस का नाम देते हैं, देन स्पीसीज का नाम देते हैं, देन उसका स्ट्रेन नंबर देते हैं। तो यहाँ ई का मतलब हो जाएगा इस्क्रीशिया, सीओ का मतलब हो जाएगा कोलाई, जहाँ से ये आइसोलेट हुए हैं। तो सीओ क्या हो जाएगा, कोलाई हो जाएगा हमारा यहाँ। और R1 जो है वो स्ट्रेन नंबर है। तो इस तरह से नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट है कि जो एग्रोस होता है जो हम जेल में बनाते हैं वो सीवीड से हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, वो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही तो यूज़ करते हैं कि हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर हम जेल चलाते हैं कि वो एग्जैक्टली प्योर मतलब प्योरली हमारे पास आइसोलेट हुआ है या नहीं हुआ है, इंटैक्ट है या नहीं है। इसी तरह से अगर हमने पीसीआर चलाया है, हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करनी है तो भी हम जेल चलाएंगे। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया है तो भी हम जेल चलाएंगे। प्लाज्मिड आइसोलेशन किया है तो भी जेल चलेगा। तो एगरोस जो होता है वो ज़्यादातर मतलब कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है। वैसे टिश्यू कल्चर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका आंसर होगा वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। नेक्स्ट है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल थी इंडिया में डेवलप की गई थी, तो वो किसके लिए बनी थी, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस इंसेक्ट का नाम हो मतलब बैक्टीरिया है और ये इंसेक्ट्स पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी थेरेपी जो होती है एक मतलब कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसमें एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई थी। तो वो जीन थेरेपी थी कि जिसमें हम क्या करते हैं, जीन में मतलब कि जो म्यूटेटेड जीन होता है उसको हम फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है वो हमें पता ही है कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए डेवलप की गई थी, ये पहले भी आ चुका है। मैक्सिमम जो नंबर होगा एग्जिस्टिंग अब तक जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो किसका है, माइस, क्योंकि ज़्यादातर माइस को मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है। तो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट, जितने भी हम फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो माइस में ही करते हैं। नेक्स्ट है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो यूज़ किया गया था किसकी डेवलपमेंट में के लिए प्लांट्स में, जिससे कि रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए, तो वो वायरसेस के लिए मेनली यूज़ किया गया था। पहला जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था आरडीटी का यूज़ करके, तो वो इंसुलिन था कि पहले हम पिग में प्रोड्यूस करवाते थे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इसलिए वो ह्यूमंस के अंदर मतलब जब इंसर्ट करते थे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती थी। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर इकोलाई में प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया आरडीटी के थ्रू। तो इस तरह से जो पहला हमारे पास हार्मोन था वो इंसुलिन था। उसके बाद तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और भी जो है प्लाज्मिनो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाने लगे हैं। नेक्स्ट है कि बीटी कॉटन में जो बीटी टॉक्सिन होती है वो प्रोटॉक्सिन होती है, तो वो कैसे एक्टिव में कन्वर्ट होती है, एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक पीएच होती है इंसेक्ट के गट में। तो जैसे उसको एसिडिक पीएच मिलती है तो वो प्रो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जो क्राइवन होता है एंडोटॉक्सिन वो बैसिलस thuringiensis से हमें मिलता है, तो वो किसके लिए काम कर रहा होता है, बुलवॉर्म, जो कि एक इंसेक्ट की कैटेगरी है। तो इस तरह से जो हमारा पार्ट है नीट का वो ख़त्म हो जाता है।